लवली डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूँ आप सभी का फॉर्मेटेड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग आज से जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का। तो अगर हम बात करें हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का, ये जो आपका सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, इसका पेपर कोड कितना है? इसका पेपर कोड है 101504 101504। ये हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं ईयर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। तो हम लोग ईयर 2002 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको एग्जाम का जो फॉर्मेट है, एग्जाम का फॉर्मेट आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि सर टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं और 9 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन एमसीक्यू नेचर का रहता है, जिसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हम लोगों को किसी भी 7 को आंसर करना होता है। और उसके बाद फिर क्या रहता है सर, बाकी के 8 क्वेश्चंस रहते हैं। इन रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस में से हम लोगों को कोई भी 4 क्वेश्चंस हमको सेलेक्ट करना होता है। हर क्वेश्चन जो रहता है सर वो 14 मार्क्स का रहता है, तो 14 इंटू 5 टोटल 70 मार्क्स का हम लोगों का एग्जाम होता है सर। ये आपका एग्जाम पैटर्न। देखिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से पहले आप लोग को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन क्या है कि सर एवरीथिंग इज ओनली ऑन द फॉर्मूलेटर एप्लीकेशन। आप कुछ भी चाहिए, चाहे आपको चाहिए हो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कोर्स, चाहे आपको चाहिए कम कोर्स, चाहे आपको चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, चाहे आपको चाहिए कंप्लीट कोर्सेज, तो कुछ भी चाहिए आपका पूरा का पूरा चीज मिल जाएगा फॉर्मूलेटर के एप्लीकेशन पे। आज ही डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पे। जैसे आप सर्च करते हो तो आपको लोगो दिखता है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो वही देखिए कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस आंसर ऑफ द फॉलोइंग एनी 7 क्वेश्चंस वाले। कोई भी 7 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। पहला क्या बोला जा रहा है कि द बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बाउंड्री लेयर इसमें से किसमें एग्जिस्ट करता है? क्या वो रियल फ्लो में करता है, क्या वो आइडियल फ्लो में करता है, क्या वो फ्लो ओवर फ्लैट सरफेस ओनली, या पाइप फ्लो ओनली। याद देखिएगा कि आपके पास रियल फ्लो होना चाहिए। कोई भी रियल फ्लो होगा, चाहे वो पाइप फ्लो हो रहा हो, चाहे वो फ्लैट सरफेस फ्लो हो रहा है, या कहीं पे भी हो रहा हो। तो अगर आपके पास रियल फ्लो हो रहा हो, तो रियल फ्लो में हम लोग क्या करते हैं, तो फ्लो ऑफ रियल फ्लूइड्स में हम लोग क्या बोल देते हैं कि बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट करता है। और ये हमने देखा भी था कि कोई भी लिक्विड जो है अगर वो फ्लो कर रहा है तो पहले वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से फ्लो करता है। अब फ्री स्ट्रीम से वेलोसिटी से फ्लो करता है, मान लेते हैं कि इसका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कितना है, यू इन्फिनिटी है। अब जैसे ही ये प्लेट के कांटेक्ट में आएगा, तो प्लेट के कांटेक्ट में आने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन 0 हो जाता है। और जैसे जैसे ये इंक्रीज कर, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो धीरे धीरे इसका वेलोसिटी क्या होता जाता है, इंक्रीज करते जाता है। तो एक समय के बाद 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को अचीव कर लेता है। तो 99% फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को अचीव करने वाले सारे पॉइंट को लोकस मान करके अगर हम लोग एक प्लॉट ड्रॉ करते हैं, तो यही जो आपका प्लॉट रहता है, इसी के अंदर का जो रीजन है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बॉन्ड लेयर रीजन बोल देते हैं। तो बाउंड्री लेयर रीजन के लिए आपको याद होना चाहिए कि लिक्विड्स के बीच में आपके पास ड्रैग लग रहा है। और ड्रैग किस में लगता है, तो ड्रैग लगता है आपका रियल फ्लूइड में। आइडियल तो कोई ड्रैग लगता ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं क्या, कि अगर आपके पास कोई भी रियल फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि वहां पे आपका बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो समझिए। तो क्या बोला जा रहा है कि द नॉमिनल डिस्टेंस ऑफ द बाउंड्री लेयर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सॉलिड बाउंड्री टू ए पॉइंट। क्या बोला जा रहा है कि हम लोग कैसे बाउंड्री लेयर को डिफाइन करते हैं, तो हम लोग बाउंड्री लेयर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो बाउंड्री लेयर को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि सर ये जो हमारे पास प्लेट है, फ्लैट प्लेट है, फ्लैट प्लेट से 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जहां पे पहुंच जाए, 99% फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जहां पे पहुंच जाए, उससे नीचे का जो लेयर रहता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बाउंड्री लेयर रीजन बोल देते हैं। तो वही लिखा गया है क्या, कि द नॉमिनल डिस्टेंस ऑफ द बाउंड्री लेयर इज डिफाइंड एज। तो नॉमिनल डिस्टेंस हम लोग किसको बोल देते हैं, where the velocity is 99% less than the asymptotically velocity। जो आपका velocity है, इस velocity से क्या हो, 99% velocity से कम हो। तो कम रहेगा तभी होगा। where the velocity ceases the laminar flow, नहीं, where the velocity is within 99% of asymptotically velocity, where the velocity is 99% of asymptotically velocity। तो जो बाउंड्री लेयर बनेगा वो बाउंड्री लेयर कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे 99% आपका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मिलेगा वहां पे।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए, नॉमिनल डिस्टेंस ऑफ द बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर का नॉमिनल डिस्टेंस हम लोग कहाँ पे डिफाइन करते हैं? जहाँ पे 99% फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी आपके पास आ जाता है उस चीज पे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोला जा रहा है कि इफ द अल्टरनेट डेप्थ फॉर द सर्टेन फ्लो in a rectangular channels are 3 meter and 1 meter respectively, then the critical depth for this channel is। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो अल्टरनेट डेप्थ है, एक y1 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 मीटर, और जो y2 का वैल्यू दिया गया है, y2 का वैल्यू दिया गया है 1 मीटर। तो आपसे बोला जा रहा है कि क्रिटिकल डेप्थ क्या हो जाएगा, yc का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि करें, अगर रेक्टेंगुलर चैनल है या फिर ट्रायंगुलर चैनल है तो अलग अलग फॉर्मूला होता है। अगर रेक्टेंगुलर चैनल है, इसमें हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या कि क्यू स्क्वायर बाई जी, इसका पावर कितना हो जाता है? इसका पावर हो जाता है 1/3। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसको बना सकते हैं। तो उससे पहले हमको क्यू निकालना पड़ेगा। तो क्यू निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं इक्वेशन? तो क्यू निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या कि सर ई जो हमारे पास होता है वो किसके बराबर होता है? तो y1 प्लस में v1 स्क्वायर बाई 2g, या इसी चीज को लिख सकते हैं क्या कि सर y2 और प्लस में v2 स्क्वायर अपॉन में 2g। एनर्जी तो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से सर जब इन दोनों इक्वेशन को लेकर के चलेंगे तो कितना लिख सकते हैं? y1 प्लस में स्मॉल क्यू का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू जी। क्योंकि क्या होता है सर? तो आपको पता है कि जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, फॉर्मूला क्या होता है? तो v इक्वल टू क्या होता है सर? v इक्वल टू होता है q बाई a। v इक्वल टू क्या होता है? q बाई a। और क्या लिख सकते हैं सर? तो q के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो स्मॉल मतलब ऐसे देखिए, एरिया इक्वल टू क्या होता है? तो डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है सर? एरिया इंटू वेलोसिटी। यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा सर q बाई a। और q को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? तो Q को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि Q बाई एरिया की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं B इंटू वाई। तो Q बाई बी जो आपके पास होगा, यही तो आपके पास क्या बन जाता है? स्मॉल क्यू बन जाता है। तो स्मॉल क्यू बाई वाई आ जाएगा। तो आप V के जगह पे क्या लिख सकते हो? स्मॉल क्यू बाई वाई लिख सकते हो। तो यहाँ से हम लोग को क्या लिखना है सर? V के जगह पे स्मॉल क्यू बाई वाई लिखेंगे तो V का स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर बाई y1 का स्क्वायर हो जाएगा। बस V की जगह पे क्यू बाई वाई फिट कर दीजिए। तो क्यू बाई y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो y2 और प्लस में v2 है, तो q स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा? 2g और इंटू में y2 का स्क्वायर। अब सारा वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो y1 का वैल्यू कितना है? 3 प्लस का q स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू जी के जगह पे रख देते हैं 9.81, और इंटू में y1 का वैल्यू कितना रख देते हैं? तो यहाँ से या फिर हमको वैल्यू चाहिए क्यू स्क्वायर बाई जी का, तो क्यू स्क्वायर बाई जी के टर्म में ही रहने दीजिए। तो क्यू स्क्वायर बाई जी के टर्म में इसको रहने देंगे, तो क्यू स्क्वायर बाई जी, y1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, y2 की जगह पे रखेंगे 1, और प्लस में कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन में 2g इंटू में y2 की जगह पे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास कितना आ गया? 3। 1 को उठा करके इधर लेकर के आएंगे तो 3 माइनस 1, इसको उठा करके इधर लेकर के चले जाएंगे तो कितना बच गया? तो क्यू स्क्वायर बाई जी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बच जाएगा 1/2, और ये जाएगा इधर में माइनस में, तो बच जाएगा 1/18। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगा? चलिए मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया? 2। तो 2 इंटू में जो चीज यहाँ पे है ब्रैकेट में इधर आ जाएगा, तो कितना लिख देंगे? तो 1/2 माइनस का 1/18, ये जो वैल्यू आ जाएगा वो किसका वैल्यू आ जाएगा? तो क्यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 2 इंटू और 18 माइनस का 2 बाई कितना आ गया? 18। एलसीएम 18 आ जाएगा, तो 18 ले लीजिए एलसीएम। तो 18 जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी। तो वैल्यू कितना आ गया? यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 8 कितना हो गया? 8/18। तो 8 2 9 जा 18, तो 8/9 इक्वल टू कितना आ गया? क्यू स्क्वायर बाई जी। तो हम वाईसी का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो वाईसी का वैल्यू आ जाएगा कितना? तो क्यू स्क्वायर बाई जी, जिसका वैल्यू कितना है? 8/9। हमारे पास वैल्यू आ गया कितना? 8/9, और इसका पावर कितना है? 1/3। तो इसका पावर हम लोग 1/3 निकाल देंगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8/9 का पावर 1/3 करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 8/9 का पावर 1/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 8/9 का पावर 1/3 कितना आ जाएगा? 8/9, और इसका पावर कितना हो गया? 1/3। तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू कितना आ रहा है? 0.9614। 0.9614। तो 0.9614 आपके पास आ जाएगा। 0.961 ऑप्शन में तो नहीं है।
तो ऑप्शन में नहीं, तो फिर हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ किया देखिए, तो हमारे पास क्या था, फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला हमारे पास यही था कि E इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस में v1 स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू y2 प्लस में v2 स्क्वायर बाई 2g, y1 प्लस में q स्क्वायर बाई 2g इंटू y1 स्क्वायर, y2 प्लस में v2 स्क्वायर, इतना। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 3 प्लस में q स्क्वायर बाई 2g इंटू में 9 और 1 प्लस में q स्क्वायर बाई 2g, इतना। 3 ये इधर आएगा तो माइनस में 1 आ जाएगा और q स्क्वायर बाई g 1 बाई इधर से 1, अच्छा ये क्यू स्क्वायर बाई जी कॉमन ली तो 1/2 और इधर से आ गया माइनस का 1/18, तो सही है। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा तो 2 का हमने 2 रहने दिया और इधर से मल्टीप्लाई में आ जाएगा कितना 1/2 माइनस का 1/18, तो 2 और 18 का एलसीएम कितना आ गया 18 आ गया इंटू 9 माइनस 1 8/9, सही। तो क्यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू आ गया 8/9 और वाईसी का वैल्यू कितना हो जाता है क्यू स्क्वायर बाई जी इसका पावर 1/3, तो क्यू स्क्वायर बाई जी इसका वैल्यू आ जाता है 1/3, 1/3 तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ रहा है 8/9, सही तो आना चाहिए था यहाँ से। चलिए थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। यार यहाँ पे हम लोग ये करते हैं कि जो क्यू स्क्वायर बाई जी है इसके जगह पे हम लोग वैल्यू रख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2 इंटू का 0.1, और ये अच्छा हमने क्या गड़बड़ कर दिया था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो वो चीज इसमें डिवाइड में आ जाएगा, मतलब क्या हो गया, वो चीज को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमने क्या किया कि सर 2 और डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस का 1/18, ये जो आपके पास आएगा ये वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर बाई जी के बराबर। क्यों, क्योंकि ये तो इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, तो 18 माइनस 1 9 9 माइनस 1 8 8/18, तो 8/18 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से क्यू स्क्वायर बाई जी को जब सॉल्व करेंगे तो 2 से कितना 4 टाइम्स कैंसिल और 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास क्यू स्क्वायर बाई जी का, तो क्यू स्क्वायर का जी का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 9/2 आ गया। तो यहाँ से हम लोग कितना वैल्यू रख देंगे 9/2 रख देंगे। चलिए क्यू स्क्वायर बाई जी की जगह पे 9/2 रखते हैं हम लोग, तो 9/2 रखने जाएगा वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमने वैल्यू रख दिया 9/2 और इसका पावर कितना आ गया 1/3। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 9/2 का पावर 1/3, तो 9/2 और इसका पावर कितना आ जाएगा, इसका पावर आ जाएगा 1/3, तो 1/3 और ये वैल्यू आ रहा है 1.65 1.65, तो 1.650 आ रहा था, तो 1.650 हमने इतना मीटर हमने कर दिया। तो वाईसी का कितना आ जाएगा, तो 1.650, तो 1.650 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्या बोला जा रहा है, द मैनिंग्स एन फॉर ए स्ट्रेट कंक्रीट सीवर इज अबाउट, अगर आपके पास कोई एक स्ट्रेट कंक्रीट का सीवर है तो उसका मैनिंग कांस्टेंट जो एन का वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 0.010 से लेकर के 0.015 तक। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इस रेंज में कौन लाई कर रहा है, इस रेंज में कौन लाई कर रहा है, तो 0.010 से 0.015 के बीच में लाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर ई में क्या बोला जा रहा है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टाइप्स ऑफ जीबीएफ प्रोफाइल्स आर, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोफाइल्स कितने होते हैं, तो आपको भी पता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोफाइल कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। कैसे, तो सर हमारे पास या तो माइल्ड स्लोप रहता है, या तो माइल्ड स्लोप रहता है, या तो सर स्टीप रहता है, स्टीप स्लोप रहता है, या तो क्रिटिकल स्लोप, या तो एडवर्स स्लोप, या तो हॉरिजॉन्टल स्लोप। हॉरिजॉन्टल स्लोप, अगर हम बात करते हैं माइल्ड स्लोप के केस में क्या होता है कि आपके पास ये रहता है आपका बेड, इधर आपके पास रहता है सी क्रिटिकल डेप्थ लाइन और ये आपके पास रहता है एनडीएल। अगर फ्लो आपका एनडीएल से ऊपर है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि सर माइल्ड स्लोप में हमारे पास M1 M2 और M3 तीन प्रोफाइल बनता है। M1 कब बनता है सर, जब मेरा डेप्थ ऑफ फ्लो जो रहे
वो वाई से बड़ा रहे, और वाई तो वाई से बड़ा रहेगा क्योंकि एनडीएल है। M2 कब बनेगा सर? कि जब मेरा वाई जो रहे सर वो सबसे बड़ा रहे, वाई उससे छोटा रहे और वाई उससे बड़ा रहे। और M3 कब बनेगा सर? जब मेरा वाई जो रहे वो वाई से बड़ा रहे और ये जो रहे वो वाई इन दोनों से छोटा रहे, जिसको हम लोग M3 प्रोफाइल बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप में हम लोग क्या जानते हैं सर? तो स्टीप स्लोप में हम लोग ये जानते हैं कि सर एनडीएल का लाइन हमारे पास नीचे रहता है और सीडीएल का जो लाइन रहता है सर वो सीडीएल का लाइन ऊपर रहता है। तो यहाँ पे रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, तो इस केस में आपके पास क्या देखने को मिलेगा कि सर S1 स्लोप कब बनेगा? जब मेरा y जो रहे वो सबसे बड़ा रहे और yc तो yn से बड़ा रहेगा अगर आपके पास स्टीप स्लोप है तो। S2 कब बनेगा सर? तो S2 तब बनता है जब हमारे पास YC सबसे बड़ा रहे, YC सबसे बड़ा रहे, उससे छोटा Y रहे और उससे Y है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है S3 कब बनता है सर? तो S3 बनता है जब YC सबसे बड़ा रहे, उसके बाद फिर YN और फिर Y रहे, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? S3 प्रोफाइल बोल देते हैं। अब क्रिटिकल स्लोप में आपके पास क्या होता है? तो क्रिटिकल स्लोप में हमने देखा था कि सर जो हमारा एनडीएल का लाइन है और जो सीडीएल का लाइन है दोनों एक ही जगह लाई कर जाता है। तो सर एनडीएल और सीडीएल अगर दोनों एक ही जगह लाई करता है तो उसको हम लोग क्रिटिकल स्लोप बोल देते हैं, क्योंकि वाई एन बराबर वाई सी हो जाता है। तो यहाँ पे एक रीजन 1 बन जाता है और एक रीजन 2 बन जाता है, सॉरी एक रीजन 3 बन जाता है, रीजन 2 तो यहाँ पे रहता ही नहीं है। यहाँ से क्रिटिकल स्लोप के बारे में बात करें, एक हमारे पास C1 बनेगा और एक C3 बनेगा। C1 कब बनेगा? तो सर जब y जो रहे वो yn से बड़ा रहे। और सर C3 कब बनेगा? जब मेरा y जो रहे सर वो इन दोनों से क्या रहे? छोटा रहे। यहाँ पे C3 बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एडवर्स स्लोप। एडवर्स स्लोप मतलब क्या? उल्टा स्लोप। तो एडवर्स स्लोप के केस में हमारे पास क्या हो जाता है सर? कि एनडीएल का लाइन चला जाता है इनफाइनाइट पे, सिर्फ बच जाता है कौन सा लाइन? सीडीएल का लाइन। तो एनडीएल इनफाइनाइट पे है तो उससे ऊपर कुछ नहीं होता है, तो रीजन 2 और रीजन क्या आ गया? 3 आ गया। तो यहाँ एडवर्स स्लोप के केस में आपके पास आइदर A2 बनेगा या A3 बनेगा। A2 कब बनता है? जब आपके पास y जो रहे, y क्या रहे? तो y जो रहे वो बड़ा रहे किससे? yc से। और A3 के केस में क्या होता है? y जो रहे वो कहाँ पे रहे? yc से छोटा रहे। तो इस केस में आपके पास A3 बन जाता है। सेम आपके पास हॉरिजॉन्टल स्लोप के केस में हो जाता है। हॉरिजॉन्टल स्लोप के केस में भी क्या रहता है कि सर जो मेरा एनडीएल का लाइन है वो इनफाइनाइट पे चला जाता है, बच जाता है सिर्फ सीडीएल का लाइन, तो रीजन 2 और रीजन 3। तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास क्या? H2 और H3। H2 में क्या रहेगा सर? तो वही सेम कंडीशन, अगर y बड़ा रहे yc से और अगर y छोटा रहे yc से तो क्या बन जाएगा? H3 बन जाएगा। तो टोटल प्रोफाइल आप कितना देख रहे हो कि एक आपके पास M1 है, M2 है, M3 है, तो 3 यहाँ पे, S1 S2 H3 तो 3 यहाँ से, और सर C1 C3 ये 2 यहाँ से, और A2 A3 2 यहाँ से, और H2 H3 2 यहाँ से। तो 2 2 4 2 6 3 9 और 3 कितना आ गया? 12। 3 माइल्ड स्लोप का, 3 स्टीप स्लोप का, 2 क्रिटिकल का, 2 एडवर्स का और 2 हॉरिजॉन्टल का। तो टोटल आपके पास कितना स्लोप बन जाता है? 12। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 12 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि द डिस्चार्ज इन एन ओपन चैनल करस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल डेप्थ। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि इन केस ऑफ क्रिटिकल डेप्थ फ्लो आपका क्रिटिकल होगा। तो क्या लिखेंगे कि फॉर फ्लो टू बी क्रिटिकल द डिस्चार्ज शुड बी मैक्सिमम। फॉर फ्लो टू बी क्रिटिकल, फॉर फ्लो टू बी क्रिटिकल, फ्लो क्रिटिकल होने के लिए, फॉर फ्लो टू बी क्रिटिकल द डिस्चार्ज शुड बी मैक्सिमम। जो डिस्चार्ज होना चाहिए क्या होना चाहिए? द डिस्चार्ज शुड बी मैक्सिमम। जो डिस्चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? द डिस्चार्ज शुड बी मैक्सिमम। डिस्चार्ज आपका मैक्सिमम होना चाहिए। तो डिस्चार्ज मैक्सिमम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 है, तो हम लोग इसका क्या टिक कर देंगे? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या बोला जा रहा है? इन ए ट्रायंगुलर चैनल द वैल्यू ऑफ ईसी अपॉन में वाईसी। आपको याद रखना था कि ईसी अपॉन वाईसी ईसी अपॉन वाईसी का जो वैल्यू होता है दो केस में, एक रेक्टेंगुलर के केस में कितना होता है? तो रेक्टेंगुलर के केस में हो जाता है 1.5। ये किसके केस में हो गया? रेक्टेंगुलर के केस में, रेक्टेंगुलर के केस में। और दूसरा आपके पास ट्रायंगुलर है, तो ट्रायंगुलर के केस में ईसी अपॉन वाईसी का जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है? वो हो जाता है 1.25। तो 1.25 किसके केस में हो जाता है? वो हो जाता है ट्रायंगुलर के केस में। किसके केस में? ट्रायंगुलर के केस में। तो यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा भी गया है। क्या बोला जा रहा है कि इन केस ऑफ ट्रायंगुलर चैनल द वैल्यू ऑफ ईसी अपॉन वाईसी इज,
तो ट्रायंगुलर के केस में EC अपॉन YC का वैल्यू कितना हो जाता है 1.25। बाकी आप चाहे तो आप डिराइव भी कर सकते हैं। E इक्वल टू क्या होता है y प्लस में v स्क्वायर अपॉन में 2c। अब यहाँ से आपको EC निकालने के लिए y जो हो जाता है वो YC हो जाता है, और उसके बाद आप फ्रॉड नंबर जो रहेगा वो 1 के इक्वल कर दीजिएगा, तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, तो फ्रॉड नंबर क्या हो जाता है b अपॉन में अंडर द रूट ऑफ gy। तो उन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो इक्वेट करने से आपका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी क्लास में करवाया ही गया है, तो इसको आपको याद रखना है कि ट्रायंगुलर के केस में EC अपॉन YC का वैल्यू 1.25 होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं किसका, तो अगले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बोला जा रहा है, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज ऑलवेज अबव द सेंटर लाइन ऑफ पाइप। अगेन क्या बोला जा रहा है, नेवर अबव द एनर्जी ग्रेड लाइन, ये तो सही है। ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये दोनों भी सही है। तो फिर इसको भी सही मान लेते हैं और बोल देते हैं कि ये ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सबसे सही हो जाएगा। तो H का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। H के बाद हमारे पास आ जाता है कौन सा, H के बाद आ जाता है I। इसमें क्या बोला जा रहा है कि द हाइड्रोलिक जंप्स आकर इन एन ओपन चैनल फ्लो इज। तो आपको पता है कि हाइड्रोलिक जंप कब आकर करता है, जब आपका फ्लो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल की तरफ मूव करता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि व्हेन फ्लो मूव्स फ्रॉम व्हेन फ्लो मूव्स फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल, moves from supercritical to subcritical, सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल। जब फ्लो आपका सुपर क्रिटिकल से मूव करता है, सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल की तरफ मूव करता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो वैसे फ्लो को हम लोग बोल देते हैं कि वहां पे आपका हाइड्रोलिक जंप आकर करेगा। तो हम लोग देख लीजिए, व्हेन फ्लो चेंजेस फ्रॉम सब क्रिटिकल टू सुपर, नहीं, व्हेन फ्लो चेंजेस फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल, सही। तो ये सही हो गया। तो याद रखिएगा कि जब फ्लो आपका सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल की तरफ मूव करता है, तो जो आपका फ्लो होता है वहां पे क्या बन जाता है, हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आई। और भी है क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन है क्या, जे जे में क्या लग रहा है कि इफ द फ्रॉड नंबर ऑफ द हाइड्रोलिक जंप इज 5.5, तो फ्रॉड नंबर कितना दिया हुआ है 5.5। तो आपसे बोला जा रहा है क्या, बता दीजिए कि देन द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफाइड है। तो हमने पढ़ रखा था कि सर हमारे पास अलग अलग तरह का फ्लो होता है, वो अलग अलग तरह का फ्लो कौन कौन सा होता है। तो सर सबसे पहले हमने देखा था क्या कि हमारे पास कौन सा जंप होता है, तो हमने स्टार्ट किया था कहाँ से पढ़ना, अंडुलर से। सबसे पहले हमारे पास क्या कौन सा जंप हो जाता है, अंडुलर जंप हो जाता है। सबसे पहले हो गया अंडुलर जंप। अंडुलर के बाद दूसरा हमारे पास कौन सा हो जाता है, तो दूसरा हमारे पास हो जाता है बिग जंप। तो दूसरा हम लोग क्या लिख लेंगे, तो दूसरा हमारे पास हो जाता है बिग जंप। बिग जंप के बाद हमने क्या देखा था, तो बिग जंप के बाद हमारे पास आ जाता है ऑक्सीलेटरी जंप। तो नेक्स्ट हम लोग लिख लेंगे कौन सा जंप, ऑक्सीलेटरी जंप। नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं ऑक्सीलेटरी जंप। ऑक्सीलेटरी के बाद क्या हमने पढ़ा था, तो ऑक्सीलेटरी के बाद हमने पढ़ा था कौन सा जंप, तो एसटीडी जंप। तो ऑक्सीलेटरी के बाद हम लोग लिख देंगे एसटीडी जंप। और एसटीडी के बाद हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग जंप। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग जंप। या स्ट्रॉन्ग जंप को हम लोग और क्या बोल देते हैं, तो स्ट्रॉन्ग जंप को हम लोग चॉपी जंप भी बोल देते हैं। तो चाहे आप स्ट्रॉन्ग जंप बोलिए या चॉपी जंप बोलिए, बोथ आर सेम। तो स्ट्रॉन्ग जंप या फिर क्या हो जाएगा, चॉपी जंप हो जाएगा। ये आपके पास नेक्स्ट हो गया। अब इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि सर जब हमारे पास अंडुलर जंप है, तो अंडुलर जंप के केस में फ्रॉड नंबर कितना हो जाता है, तो अंडुलर जंप के केस में जो मेरा फ्रॉड नंबर रहता है वो किससे किसके बीच में रहता है, तो सर अगर फ्रॉड नंबर का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के 1.7 के बीच में रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अंडुलर जंप बोल देते हैं। अगर फ्रॉड नंबर का जो वैल्यू है वो 1.7 से लेकर के 2.5 के बीच में रहता है, 1.7 से लेकर के 2.5 के बीच में रहता है, तो उसको हम लोग बिग जंप बोल देते हैं। अब अगर आपके पास जो फ्रॉड नंबर का वैल्यू है वो 2.5 से लेकर के 4.5 के बीच में रहता है, तो उसको हम लोग ऑक्सीलेटरी जंप बोल देते हैं। और अगर आपके पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आपके पास जो फ्रॉड नंबर का वैल्यू है वो 4 पॉइंट से जब बड़ा होकर के अगर 9 के बीच में रहता है, तो उसको हम लोग एसटीडी जंप बोल देते हैं। तो 4.5 से लेकर के 9 के बीच में रहता है, उसको एसटीडी जंप बोल देते हैं। और अगर आपका जो फ्रॉड नंबर का वैल्यू है वो 9 से बड़ा रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एसटीडी जंप बोल देते हैं। तो आप यहाँ से खुद से देख सकते हैं कि आपके पास जो फ्रॉड नंबर का वैल्यू आ रहा है वो फ्रॉड नंबर का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में आ रहा है। तो फ्रॉड नंबर का वैल्यू जो दिया गया है वो दिया गया है 5.5। तो 5.5 जो हमारे पास आ रहा है सर वो 4.5 से तो बड़ा है लेकिन 9 से छोटा है। तो 4.5 से बड़ा और 9 से छोटा, तो 4.5 से बड़ा और 9 से छोटा, ये जो आ रहा है सर वो इस रेंज में आ रहा है, और इस रेंज के जंप को हम लोग क्या बोल देते हैं, एसटीडी जंप बोल देते हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या सर, जो हमारा जंप होगा वो जंप कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा एसटीडी जंप। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया, एसटीडी जंप हो गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2।
एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा क्या-क्या था? सर क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन में से हम लोगों को कोई भी 7 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। तो पहला क्वेश्चन ये बोला जा रहा था क्या कि द बाउंड्री लेयर एक्सिस्ट इन व्हिच टाइप ऑफ फ्लो? तो किस टाइप ऑफ फ्लो में? तो जो भी रियल फ्लूइड होता है तो रियल फ्लूइड में आपका बाउंड्री लेयर देखने को मिलता है। तो पहले का आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर यही होगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा क्या बोला जा रहा था कि नॉमिनल डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री लेयर क्या होता है? तो अगर आपके पास जो प्लेट है, प्लेट से 99% डिस्टेंस पे अगर हम लोग जाते हैं, तो हमको नॉमिनल डिस्टेंस मिलता है बाउंड्री लेयर का। दूसरे का आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि आपके पास 2 डेप्थ दे दिया गया था, y1 और y2, 3 और 1 मीटर। तो वहां से हमको निकालना था कि yc का वैल्यू क्या होता है। तो yc का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि yc का फॉर्मूला होता है q स्क्वायर g अपॉन का पावर 1/3 अगर रेगुलर हुआ तो क्यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू निकालने के लिए ई का हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। तो वाई वन प्लस में वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी, वाई टू प्लस में वी टू स्क्वायर बाई टू जी। यहाँ से जब सॉल्व किए तो आपके पास क्यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू आ गया। क्यू स्क्वायर बाई जी के वैल्यू को हम लोगों ने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, उसका पावर 1/3 कर दिया, तो जो वैल्यू आया वही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से वाईसी का वैल्यू कितना आ गया था? 1.65 आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी क्या बोलता है? तो क्वेश्चन नंबर डी ये बोला गया था कि माइनिंग्स एन कितना होता है स्ट्रेट और कंक्रीट सीवर के लिए? तो कंक्रीट सीवर के लिए 0.01 से लेकर के 0.15 के बीच में आता है। और वो जो ऑप्शन हमने देखा तो उससे करस्पॉन्डिंग ऑप्शन नंबर 2 जो हुआ वो हमारा क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट इसके बाद का अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन में था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टाइप्स ऑफ प्रोफाइल कितने होते हैं? तो टोटल 12 होते हैं, 3 माइल्ड स्लोप के, 3 स्टीप स्लोप के, 2 क्रिटिकल के, 2 रिवर्स के और 2 हॉरिजॉन्टल के। तो टोटल 12 होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया? 12 हो गया। तो ई का ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ई के बाद एफ क्वेश्चन का बात करते हैं तो क्या बोला जा रहा है कि क्रिटिकल डेप्थ पे जब आपका फ्लो होता है तो वो में डिस्चार्ज कैसा होता है? तो डिस्चार्ज आपका मैक्सिमम होता है। तो हमने क्या बोल दिया कि मैक्सिमम डिस्चार्ज हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इन ए ट्रायंगुलर चैनल द वैल्यू ऑफ ईसी अपॉन वाईसी। तो याद कर रखना रेक्टेंगुलर के केस में 1.5 और जो ट्रायंगुलर केस होता है उसमें 1.25 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1.25 हो जाएगा। जी के बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर एच का। तो एच में क्या बोला जा रहा है कि द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो आपका चारों ऑप्शन सही था, तो मतलब तीनों ऑप्शन सही था, तो इसका ऑल ऑफ दिस हो गया था। और इसके बाद आई क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था कि हाइड्रोलिक जंप अकर इन ओपन चैनल। तो हाइड्रोलिक जंप कब आता है कि जब सब सुपर क्रिटिकल से आप सब क्रिटिकल की तरफ मूव करते हो। तो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल की तरफ मूव करते हैं तब। और लास्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर फ्रॉड नंबर का वैल्यू जो है वो 5.5 है तो जंप कौन सा होगा? तो 5 तरह का जंप होता है, फ्रॉड नंबर सबका पता ही है। तो उसके बेसिस पे हमको पता चल गया कि 5.5 जो है वो 4.5 से 9 के बीच में आ रहा है, मतलब वो स्टेडी जंप है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अगले पार्ट में जब हम लोग मिलेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।